आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। पहला प्रश्न है, संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। तो ये भी आप याद रखिएगा। 2 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? जी हाँ, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 368। जी हाँ, अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। और संविधान में संशोधन करने के कितने तरीके हैं? तो 3 तरीके हैं, ये भी आप याद रखिएगा। बात करें 3 नंबर प्रश्न का, तो भारत के संविधान की डैश में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान वर्णित है। भारत के संविधान की डैश में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान वर्णित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7वीं अनुसूची में है। तो ये आप याद रखें। बात करें आज का 4 नंबर प्रश्न का, तो फजल अली आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? जी हाँ, फजल अली आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1953 में फजल अली आयोग की नियुक्ति की गई थी। और भारत सरकार ने फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 5 नंबर प्रश्न का, तो उड़िया भाषा को किस वर्ष में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? जी हाँ, उड़िया भाषा को किस वर्ष में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 2014 में उड़िया भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। और अब तक 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। चलिए देख लेते हैं 6 नंबर प्रश्न को। तो देवगांव की संधि 1803 के अधीन ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को अधिग्रहित किया गया था? जी हाँ, देवगांव की संधि 1803 के अधीन ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को अधिग्रहित किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कटक। चलिए देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें 7 नंबर प्रश्न का, तो 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ था? जी हाँ, 1857 का विद्रोह जो शुरू हुआ कब हुआ था? तो इसका सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 10 मई 1857 को 1857 का विद्रोह का शुरुआत हुआ था। तो डियर स्टूडेंट, आप यहाँ तक आ गए और अभी तक अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो फिर सोच क्या रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए या हमारा वीडियो आप तक पहली बार पहुंचा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। और डेली के क्लास के वीडियो का जो पीडीएफ होता है आपको फ्री में दिया जाता है। बात करें 8 नंबर प्रश्न का, तो दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था जिसने भूमि की माप का आदेश दिया था? जी हाँ, दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था जिसने भूमि की माप का आदेश दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने भूमि की माप का आदेश दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं आज का 9 नंबर प्रश्न को। तो आज का 9 नंबर प्रश्न है, धोलावीरा कहाँ स्थित है? जी हाँ, धोलावीरा निम्नलिखित में से कौन से राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है धोलावीरा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता के काल से जुड़ा हुआ। तो ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं वो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। बात करें 10 नंबर प्रश्न का, तो गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? जी हाँ, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक
निम्नलिखित में से कौन था? तो नागभट्ट जो था गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करिए 11 नंबर प्रश्न का, तो शुक्र ग्रह किस दिशा में घूर्णन करता है? जी हाँ, शुक्र ग्रह निम्नलिखित में से कौन से दिशा में घूर्णन करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्व से पश्चिम की ओर शुक्र ग्रह जो है घूर्णन करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और बात करें आज का 12 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से किस चट्टान में जीवाश्म होने की संभावना नहीं है? जी हाँ, निम्नलिखित में से वो कौन से चट्टान है जिसमें जीवाश्म होने की संभावना नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेनाइट में जीवाश्म होने की संभावना नहीं है। तो ये आप याद रखिएगा। बात करें 13 नंबर प्रश्न का, तो रेड क्लिफ लाइन निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है? जी हाँ, रेड क्लिफ लाइन जो है निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है? मैं आशा करता हूं कि इस प्रश्न का आंसर आपको पहले से जरूर याद होगा। नहीं याद है तो आप याद रखिएगा क्योंकि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत और पाकिस्तान के बीच की लाइन है रेड क्लिफ लाइन। तो ये आप याद रखिएगा। देख लेते हैं आज का 14 नंबर प्रश्न को। तो आज का 14 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस लिपि को राष्ट्रीय लिपि की मान्यता दी गई है? जी हाँ, भारतीय संविधान में किस लिपि को राष्ट्रीय लिपि की मान्यता दी गई है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, देवनागरी लिपि को भारतीय संविधान में राष्ट्रीय लिपि की मान्यता दी गई है। तो ये आप याद रखिए। चलिए देख लेते हैं आज का 15 नंबर प्रश्न को। तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? जी हाँ, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय जो है निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भोपाल में है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। देख लेते हैं आज का 16 नंबर प्रश्न को। तो परिवहन को किस क्षेत्रक में शामिल किया जाता है? जी हाँ, परिवहन को किस क्षेत्रक में शामिल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तृतीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है परिवहन को। और देख लेते हैं आज का 17 नंबर प्रश्न को। तो 29 जून को डैश के रूप में मनाया जाता है? जी हाँ, कहने का मतलब ये हुआ कि 29 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है 29 जून को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। और बात करें 18 नंबर प्रश्न का, तो किसे सभी केंद्रीय बैंकों की जननी माना जाता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से किसे सभी केंद्रीय बैंकों की जननी माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फेडरल रिजर्व बैंक को सभी केंद्रीय बैंकों की जननी मानी जाती है। तो ये आप याद रखें। बात करें 19 नंबर प्रश्न का, तो मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? जी हाँ, मिशन इंद्रधनुष निम्नलिखित में से किन से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण प्रतिरक्षण से संबंधित है मिशन इंद्रधनुष। और दिसंबर 2014 में शुरू किया गया था मिशन इंद्रधनुष। तो ये भी आप याद रखिएगा। बात करें आज का 20 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का उदाहरण है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब नेशनल बैंक जो है भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का उदाहरण है। तो ये आप याद रखें। और बात करें आज का 21 नंबर प्रश्न का, तो परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? जी हाँ, परिसंचरण तंत्र की खोज निम्नलिखित में से किसने किए थे? तो विलियम हार्वे ने परिसंचरण तंत्र की खोज किए थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और बात करें अगला प्रश्न का, तो आज का 22 नंबर प्रश्न है, माइकोलॉजी किसका अध्ययन है? जी हाँ, माइकोलॉजी किसका अध्ययन है या माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कवक। जी हाँ, माइकोलॉजी के अंतर्गत कवक का अध्ययन किया जाता है या माइको किसका अध्ययन है? तो कवक का। तो ये आप याद रखिए। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। साथियों, सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। बात करें 23 नंबर प्रश्न का, तो विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? जी हाँ, विकासवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। और बात करें 24 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त वसा का स्रोत है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त वसा का स्रोत है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दूध जो है संतृप्त वसा का स्रोत है, तो ये आप याद रखिए। और बात करें आज का 25 नंबर प्रश्न का, तो अत्यधिक उच्च तापमान मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? जी हाँ, अत्यधिक उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल सही जवाब है। पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है अत्यधिक तापमान को मापने के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देख लेते हैं आज का 26 नंबर प्रश्न को। तो CaSO4 इंटू 2H2O किसका रासायनिक सूत्र है? जी हाँ, CaSO4 इंटू 2H2O निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4 इंटू 2H2O। तो आपसे इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 इंटू 2H2O। तो ये भी आप याद रखिएगा। साथियों, मैं आपको बताते चलूं, अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो, किसी भी प्रश्न के उत्तर में अगर आपको डाउट हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं सभी लोगों के कमेंट को रीड करता हूं। अगर कोई सवाल होता है तो मैं जवाब भी देता हूं। बात करें 27 नंबर प्रश्न का, तो वह एकमात्र धातु कौन सी है जिसका प्राकृतिक रूप द्रव है? जी हाँ, वह एकमात्र धातु कौन सी है जिसका प्राकृतिक रूप जो है द्रव है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पारा। जी हाँ, पारा जो है एक ऐसी धातु है जिसका प्राकृतिक रूप जो है द्रव है। तो ये आप याद रखें। देख लेते हैं आज का 28 नंबर प्रश्न को। तो निम्न में से नंबर प्रश्न का, तो निम्न में कौन एक गहरे रंग का गंध वाला पदार्थ है? जी हाँ, निम्न में कौन एक गहरे रंग का गंध वाला पदार्थ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोलियम जो है एक गहरे रंग का गंध वाला पदार्थ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं आज का 29 नंबर प्रश्न को। तो आज का 29 नंबर प्रश्न है, बाएं से दाएं जाते हुए आवर्त सारणी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जी हाँ, बाएं से दाएं जाते हुए आवर्त सारणी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये आपको पहचान करके बताना है। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल सही जवाब है। परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, ये जो कथन है ये गलत लिखा हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें 30 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से क्या ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है? जी हाँ, निम्नलिखित में से क्या ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है? तो ये आपको पहचान करके बताना है। 1 नंबर में शुष्क बर्फ, 2 में है कपूर और 3 में है बर्फ। अब ये तीनों में से आपको पहचान करके बताना है। तो इसका सही जवाब की अगर बात करें, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 1 और 2 यानी शुष्क बर्फ और कपूर जो है ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं 31 नंबर प्रश्न को। तो आज का 31 नंबर प्रश्न है, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति तेजी से आती हुई ट्रेन की ओर खिंचाव सा क्यों महसूस करता है? जी हाँ, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति तेजी से आती हुई ट्रेन की ओर खिंचा हुआ क्यों महसूस करता है? इसका सही जवाब की अगर बात किया जाए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। उनके बीच तेजी से गतिमान वायु कारण दाब में अंतर के कारण अगर कोई व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर खड़ा होता है और ट्रेन जो है तेजी से आती हुई महसूस होता है, किसके कारण? उनके बीच तेजी से गतिमान वायु कारण दाब के अंतर के कारण। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देख लेते हैं आज का 32 नंबर प्रश्न को। तो आज का 32 नंबर प्रश्न है, किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा जो है सबसे अधिक होती है? जी हाँ, निम्न में से कौन से पदार्थ है जिसकी विशिष्ट ऊष्मा जो है सबसे अधिक होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जल। जी हाँ, जल की विशिष्ट ऊष्मा जो है सबसे अधिक होती है। और बात करें 33 नंबर प्रश्न का, तो वेग को यदि दोगुना कर दिया जाए तो क्या होगा? जी हाँ, वेग को यदि दोगुना कर दिया जाए तो निम्नलिखित में से क्या होगा, ये आपको पढ़ करके पहचान करके बताना है। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल सही जवाब है। समवेग दोगुना तथा
गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाती है। कब? वेग को यदि दोगुना कर दिया जाए तब। चलिए देख लेते हैं आज का 34 नंबर प्रश्न को। तो घोड़े से खींची हुई गाड़ी की आवाजाही भौतिकी के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है? जी हाँ, घोड़े से खींची हुई गाड़ी की आवाजाही भौतिकी के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन के गति का तीसरा नियम का उदाहरण है घोड़े से खींची हुई गाड़ी की आवाजाही। तो ये आप याद रखिएगा। बात करें आज का 35 नंबर प्रश्न का। तो वर्षा की बूंदें जब समतल सतह पर गिरती क्यों फैल जाती है? जी हाँ, वर्षा की बूंदें जब समतल सतह पर गिरती है तो क्यों फैल जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कण के पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें जब समतल सतह पर गिरती है तो फैल जाती है। देख लेते हैं आज का 36 नंबर प्रश्न को। तो एक समुद्री मील किसके बराबर होता है? जी हाँ, एक समुद्री मील निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 1852 मीटर के बराबर होता है एक समुद्री मील। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। बात करें आज का 37 नंबर प्रश्न का। तो तारपीन का तेल डैश से प्राप्त होता है? जी हाँ, तारपीन का तेल निम्नलिखित में से किनसे प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पाइनस से प्राप्त होता है तारपीन का तेल। तो ये आप याद रखिएगा। बात करें 38 नंबर प्रश्न का। तो नाइट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किस से अभिक्रिया नहीं करता है? जी हाँ, नाइट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किन से अभिक्रिया नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण के साथ नाइट्रिक अम्ल जो है अभिक्रिया नहीं करता है। बात करें तांबा का, जस्ता का और लोहा का, तो ये तीनों से तो कर सकता है लेकिन स्वर्ण से नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये आप याद रखिएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। बात करें 39 नंबर प्रश्न का। तो भारी जल क्या होता है? जी हाँ, भारी जल निम्नलिखित में से क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन के समस्थानिकों से बना जल जो है भारी जल होता है और ड्यूटेरियम के रूप में जाना जाता है, उसे भारी जल कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं आज का 40 नंबर प्रश्न को। तो निम्नलिखित में से कौन सा अवतल दर्पण का उपयोग नहीं है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा अवतल दर्पण का उपयोग नहीं है? ये आपको पढ़ करके पहचान करके बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीछे देखने वाला दर्पण जो है ये अवतल दर्पण का उपयोग नहीं होता है। वहीं बात करें ऑप्शन ए का यानी हेडलाइट में शेविंग दर्पण के रूप में और टॉर्च में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो ये आप याद रखिएगा। डियर स्टूडेंट, अगर आपको आज के क्लास की वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या हमारा वीडियो आप तक पहली बार पहुंचा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें जो लोग बिहार एसएससी 2023 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इसका पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें और डेली के वीडियो का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।